हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्यों होता है और रेस्पिरेशन कैसे होता है। आज हम थोड़ा डिटेल देखेंगे कि रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जैसे फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स कोई भी अगर सेल में जाता है और साथ में ऑक्सीजन भी वहां पर चाहिए तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन और वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैन बी टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। Is it complete definition? No. Oxidation of food as well as release of energy. फूड का ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन उससे एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो वो रेस्पिरेशन हुआ क्या? नहीं। सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, अभी हमने जो बेसिक रिएक्शन देखी थी वो क्या थी कि ग्लूकोज आता है या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट वो सेल के अंदर जाता है। पहले वो डाइजेशन के थ्रू पास होता है, सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म एंड दे आर असिमुलेटेड इनसाइड द सेल्स through the blood system and by the intestinal cells। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज या फिर कोई सिंपल फूड है वो अब सेल के अंदर जा सकता है and it will be assimilated inside the cell and when it goes inside this cell, this glucose is converted into carbon dioxide, H2O, that is water, and energy। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, फिर उसका और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इनसाइड दिस सेल उससे CO2 बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म है ये CO2। और क्या बनता है? H2O मींस वाटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज एनर्जी। अब देखिए एनर्जी बन गई। यहाँ पर तीन चीजें तो हो गई है। हमने देखा रेस्पिरेशन में एनर्जी के लिए हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, या फिर रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है? ताकि एनर्जी जनरेट हो। अब देखिए सबसे सिंपलेस्ट चीज आपको पढ़ना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार पूछा जा चुका है। सो हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, या फिर इसको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, राइट नोट ऑन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या फिर व्हाट इज एटीपी, हाउ एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखिए ये तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसा ब्रेकडाउन हुआ, ये एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन एनर्जी कैसे बचा के रखेंगे हम? ये चले जाएंगे क्या तुरंत? नहीं। तो देखिए अब वही हमको देखना है क्या होता है। सो अब हम एक सेल के अंदर देखते हैं किस पैटर्न में ये कंस्ट्रक्ट होगा। सो सेल कंटेन्स ऑर्गेनेली स्पेशली नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, विच इज अ लिटिल बिट ओवल इन शेप। सो एक सेल में एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम उसके अंदर जाके देखते हैं क्या होता है एग्जैक्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए सेल में मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर रीजन, फिर इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस और वी कैन से इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। नाउ वन मोर रीजन इज देयर अदर देन दिस न्यूक्लियर रीजन, ऑल द अदर कंपोनेंट्स, मतलब इतनी जगह अगर छोड़ दी जाए, न्यूक्लियर कंपोनेंट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारा जो भी है वो सेल का क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। So there are two components majorly responsible for making up of cell, nucleus and cytoplasm both। साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है, एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, सेमी भी नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा फ्लूइड स्ट्रक्चर, जिसमें ऑर्गेनेलीज है, सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट सेल के जो फ्रीली सस्पेंडेड भी रहते हैं और कुछ अटैच भी होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर मिलते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ किए हुए स्ट्रक्चर्स है, ये नहीं क्या एक स्पेरिकल और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ऐसे एक स्फीयर है उसको मैंने इलोंगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्फीयर एंड नाउ आई हैव इलोंगेटेड इट इन अ ओवल शेप, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये इसी तरीके से कुछ बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर्स की जगह हम बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, मतलब यहाँ से भी कॉन्वेक्स, यहाँ से भी कॉन्वेक्स, इस तरीके के हमको इसमें ऑर्गेनेली मिलेंगे और इसको अगर हम कट करते हैं तो ऐसे दिखते हैं। सो दीज आर नथिंग बट द माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको अपन क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सिंगल रात को माइटोकॉन्ड्रियम। तो ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो क्या करते हैं? एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ओके, जैसे हमारे घर में अगर कहीं एनर्जी बन रही है तो वो जगह कौन सी है? फिर वो है हमारे या तो किचन या फिर इन्वर्टर, ऐसा बोल सकते हैं हम, जहाँ पर एनर्जी आती भी है, स्टोर भी होती है और वहां से एनर्जी सप्लाई जाता भी है। सो उसी पैटर्न में स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट
और ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर ये ठप पड़ जाए तो फिर सेल कुछ एनर्जी नहीं बना पाएगा, ना ही एनर्जी ले पाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल बिकॉज इट जनरेट्स द पावर एज वेल एज इट स्टोर्स द पावर, ऑल्सो नोन एज पावर्स ऑफ द सेल। ओके, सो अब हम देखेंगे ऐसी क्या चीज है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी को स्टोर करके रखती है और कौन से फॉर्म में रखती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर एनर्जी इज stored as well as converted from one form to another. So what is that form? ऐसे क्या चीज है जिसमें सेल एनर्जी जमा करके रख सकता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? एटीपी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, एटीपी। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा क्या है ये एटीपी? अब देखिए, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। हम ऐसा बोलते हैं, मतलब क्या है कि हर सेल को अगर एक एनर्जी देनी है एक दूसरे को या फिर एनर्जी स्टोर करनी है तो कौन सा फॉर्म ज्यादा प्रेफरेबल रहता है? एटीपी। तो हम अब इसको डिटेल में देखते हैं कैसे एटीपी बनता है और कहाँ बनता है। तो एटीपी स्टूडेंट्स कहाँ बनता है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जनरेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड कैसे बनता है? तो ये जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन से आई है ये एनर्जी सेलुलर लेवल पे यूज होती है और इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया करता है एटीपीज बनाना चालू कर देगा। एंड दीज एटीपीज आर देन रिलीज्ड इन दी साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म पे सेल क्या करता है? उसको अपने पर्पस के लिए वापरेगा और अगर कहीं पे उसकी गरज है तो ये एटीपी एक सेल से ब्लड में जाएंगे और ब्लड से फिर आगे दूसरे फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब क्या है भाई? एटीपी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, यहाँ तक ओके। एटीपी क्या है अब ये समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते कैसा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बड़ा एकदम। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया में वो एक डबल लेयर ऑर्गेनेली है, मतलब उसमें दो लेयर रहती है। जैसे कि हम कोई चीज को फोल्ड करते हैं तो उसमें दो लेयर आती है, उसी पैटर्न से माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो लेयर्स आती है। तो एक इनर लेयर या फिर इनर फोल्डिंग बोलते हैं इसको, और ये आउटर लेयर है। सो टू फोल्ड्स या फिर टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बाय मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें दो मेम्ब्रेन से बना के मिलता है ये। ओके, अब ये एक टाइप से ओवल है ऑर्गेनली, स्फेरिकल भी है और ओवॉइडी भी, मतलब ओवल इन शेप, विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि उसके पास एटीपी होता है, एडीपी होता है और एएमपी होता है। एएमपी आपको ज्यादा नहीं यूज में आता है, एटीपी और एडीपी ज्यादा वर्किंग टर्म्स है। तो होता क्या स्टूडेंट्स, जब भी ग्लूकोज सेल के अंदर चले जाता है तो उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे ब्रेकडाउन होगा, जब उसका एक लेवल तक ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन बाद में जो आगे का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हम देखने वाले एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिटेल में। तो उसके लिए आपको पहले समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एटीपी एडीपी दोनों प्रेजेंट होते हैं इन एम्पल ऑफ अमाउंट्स। और एक चीज जो प्रेजेंट होती है वो है इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज आईपी। बहुत बार आपने सुना है इसको आईपी या फिर पीआई भी बोलते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना है कि डॉक्टर्स की टर्म्स में बात होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत ही एग्जॉस्ट लग रहा है, इनको आईवी दो। तो आईवी इज डिफरेंट, आईपी इज डिफरेंट। बट आईवी में जो इंट्रावेनस देते हैं, सलाइन बोलते हैं, उसमें फॉस्फेट ज्यादा डालते हैं और ग्लूकोज भी होता है, ताकि बॉडी फटाफट फॉस्फेट्स एक्सेप्ट कर ले और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाने में वो सेटिस्फाई कर ले। ओके, सो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में इस जगह पर ये पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे डॉट्स, दीज आर दी साइट फॉर एटीपी जनरेशन, और वी कैन से दीज आर दी मॉलिक्यूल्स F1 FO पार्टिकल बोलते हैं इनको। ये पार्टिकल्स पंप होते हैं, एक तरीके के पंप, और ये कन्वर्ट करते हैं इन एटीपी इंटू एडीपी एंड एडीपी इंटू एटीपी, डिपेंडिंग ऑन द वी कैन से नीड। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ व्हाई, अब देखते हैं एनर्जी करेंसी क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी है। आप सबसे पहले तो ये 3-4 नाम नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन या फिर एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ADENOSINE, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मतलब यार 3, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, इसीलिए एडिनोसाइन ट्राई
फॉस्फेट। इसमें कितने फॉस्फेट होते हैं? 2, दैट्स व्हाई एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। और इसको हम एडीपी भी बोलते हैं। ये देखिए हमें फॉस्फेट लिखा है 1 2 3, यहाँ पे 2 फॉस्फेट होते हैं जो एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच होते हैं। और यहाँ पर एएमपी में एक ही फॉस्फेट होता है, इसीलिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ऑल्सो कॉल्ड एज एएमपी। अब एक अलग से लिखा है हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आप बोलोगे यहाँ इनऑर्गेनिक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए ऑर्गेनिक हो गए ये तीनों मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पर कार्बन स्ट्रक्चर में नहीं है, इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी अरेंज किया है। सबसे ज्यादा अगर कोई मॉलिक्यूल तोड़ी तो मुझे सबसे एनर्जी किससे मिलेंगी? इट इज फ्रॉम एटीपी एज कम्पेयर टू एडीपी। अगर एडीपी मैंने ब्रेक डाउन किया या फिर एडीपी का ब्रेकेज हुआ तो क्या होगा? जैसे ही मैंने एडीपी तोड़ दिया तो कैसे टूटेगा ये इस पैटर्न में AMP बन जाएगा प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और फिर मिलेंगे हमको एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑब्टेन बाय ब्रेकिंग ऑफ एटीपी इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू एडीपी एंड AMP ब्रेकिंग, इसीलिए हम एटीपी को ज्यादा वापरते हैं। ओके, अब देखिए और एक चीज क्या है यहाँ पर, ये तो आप बोलेंगे सर टूटना बोलते क्या हो रहा है? सो जब भी ये मॉलिक्यूल्स में का एक फॉस्फेट जो टर्मिनल होता है मतलब एंड पे का, ये ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर ये रिमूव हो गया है बाय एडिंग वाटर, इट आल्सो नोन एज हाइड्रोलाइसिस, और इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंपाउंड व्हिच मे एक्सेप्ट दिस फॉस्फेट, सो एट दैट टाइम दिस कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर, इट मे कन्वर्टेड इनटू एडीपी बाय रिमूवल ऑफ वन फॉस्फेट। इस तरीके से अगर निकाल दिया जाए तो एक फॉस्फेट निकाल दिया, क्या हो गया ये? एडीपी। लेकिन स्टूडेंट्स ये जितना मैं इजी बोल रहा हूँ ये उतना इजी प्रोसेस नहीं है, बट एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स इट इज इजी। सो देखिए रिएक्शन लिखी यहाँ पर, अगर एटीपी टूटता है तो एडीपी और आईपी बनता है। यहाँ पे मैंने 2 एरो बताए, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर बहुत ज्यादा एडीपी है यहाँ पर और आईपी भी ज्यादा है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रिएक्शन रिवर्स चलेंगी, मतलब ये कंबाइन हो जाएंगे और वापस क्या बन जाएगा? एटीपी। मतलब अगर बहुत सारा एनर्जी है अपने पास और फॉस्फेट्स भी अवेलेबल है और एडीपी मॉलिक्यूल भी है तो क्या होगा? वो वापस कंबाइन हो क्या बन जाएगा? एटीपी। एटीपी बनाने के लिए एनर्जी लगती, लेकिन एटीपी तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं लगती। अब ये इसे समझने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है। तो एनर्जी करेंसी, और हम बोलते हैं कि एटीपी ही क्यों एनर्जी करेंसी बोल के वापरते। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जब कोई बहुत ही अर्जेंट काम पड़ता है तो हम को क्या चीज वापरेंगे? कोई चीज हमें मुझे खरीदनी है तो आई मीन टू यूज योर मनी। ओके, इफ वी हैव टू बाय और सेल एनीथिंग इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी विच इज मनी। ओके, सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, देखिए मनी के कौन कौन से करेंसी के फॉर्म कौन कौन से है? एक आता है डॉलर, एक आता है हमारा इंडियन रुपीज। अब इसमें से ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म कौन सा है इंडिया में? सो इट इज रुपीज। अब अगर आप सपोज कहीं जाते हो और आप बोल रहे हो नहीं डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, हाँ भाई ज्यादा होंगी अभी, बट ज्यादा क्या चलता है इंडिया में? इट इज रुपीज। तो रुपीज कैसा चलेगा? देखिए अब जो हर जगह एक्सेप्टेड है वही हम उसको करेंसी बोल के बताएंगे। तो इंडियन करेंसी इज रुपीज, लेकिन यूएस में ज्यादा क्या चलता है? अमेरिका में, वहां डॉलर ज्यादा चलता है, तो देयर करेंसी इज डॉलर। तो ज्यादा वैल्यू किसको है? इंडिया में अगर देखोगे तो ज्यादा वैल्यू रुपीज को है। क्यों? अगर मैं कहीं कोई ऐसे रूरल रीजन में गया, या फिर मैं बोल सकते हैं कि कोई ऐसी जगह पे गया रिमोट एरिया जहाँ पर ज्यादा मतलब आना जाना नहीं है, जो बहुत ही ऐसा गांव टाइप एरिया है, वहां गया और मैंने वहां उनसे एक टॉफी परचेज की और मैंने उनको बदले में $1 की नोट दी या फिर $1 का कॉइन, डॉलर का एक उनको यूनिट दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बोलेगा मैं लेके करूँ भी तो क्या, यहाँ ये नहीं चलता ना, यहाँ रुपीज चलता है। ओके स्टूडेंट्स, दो डॉलर वैल्यू इज हाई बट द करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपीज। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंडियंस एंड इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। जबकि डॉलर हमको ट्रेड्स के लिए काम में आता है, इसलिए डॉलर भी करेंसी है, बट इंडियन करेंसी इज रुपीज। उसी पैटर्न में सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी देते हैं या फिर जिनसे एनर्जी हम ले सकते हैं, जिनको ब्रेक करके। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वी कैन से प्रोटीन्स, but they are not the energy currency. Why? Because
they are not accepted by at cellular level at every time. So there is a form of energy which is accepted at cellular level, जो हर सेल एक्सेप्ट करता है और उससे ही वो एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को. इट इज द एटीपी. दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब देखिए होता क्या है, जब भी मैं एटीपी को ब्रेक डाउन करूंगा तो ये तीन फॉस्फेट में से जब भी कोई फॉस्फेट रिलीज होगा तो साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एनर्जी बहुत सारी अवेलेबल है तो हमारे सेल क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, रिवर्स कर डालते हैं. लेकिन अगर हमको बहुत ही ज्यादा वर्क करना है, ऐसे टाइम पे हमको एनर्जी नहीं है बाहर से, तो ऐसे टाइम पे एटीपी टूटेंगे और क्या बनेगा, एडीपी एंड आईपी, और साथ में एनर्जी भी निकलेंगी. तो ये चलता रहेगा. जैसे आपके पास बहुत सारा अभी पैसा है तो आप क्या करोगे, सेविंग्स करोगे, मतलब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. जैसे मेरे पास अभी सपोज बहुत सारा रुपया है तो मैं उसको रखूँ कहाँ इतना सारा, तो मैं उसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. एंड इट इज द स्टोरेज फॉर्म. एग्जांपल इज गोल्ड. तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया. 40,000 के एक एक रुपए के कॉइन्स 40,000 है मेरे पास. इतने सारा रखने जगह मैं क्या करूंगा, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. नोट से भी कन्वर्ट कर सकता. सो अगर मैंने आपको 1 रुपए के 100 कॉइन दिए तो आप इतना सारा लेके कहाँ घूमेंगे, आप क्या करोगे, किसी को देख के उसके जगह क्या करोगे, 100 रुपीज का नोट ले लोगे, या फिर 50-50 के 2 भी ले सकते हैं. बट आप उसका साइज कम करोगे ताकि वो आपको स्टोरेज करने में इजी जाए. तो उसी पैटर्न में स्टूडेंट्स एटीपी से जो भी एनर्जी निकलती है वो यूटिलाइज रहती है, और यदि वो ज्यादा है तो ये एटीपी को वापस दे दिया जाता है, मतलब एटीपी वापस रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है. और इसी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है विद इन दी सेल्स. विद इन बोला मैंने, मतलब इनसाइड दी सेल्स. और इसी तरीके से ऑल बॉडी लेवल पे बेसिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, एटीपी. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब उसको एनर्जी लगती है. लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सो मीन्स आउटसाइड, मतलब वो एनर्जी लिबरेट करता है. जैसे अगर हम कोई भी क्रैकर बर्स्ट करते हैं तो पहले उनको बेसिक देना पड़ता है, इग्निशिएशन, उसके बाद में बर्स्ट हो जाता है. लेकिन एनर्जी निकलती है बहुत सारी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड लाइट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी. एटीपी में फॉस्फेट्स होते हैं 3 बेसिक, और ये फॉस्फेट को एक एक हम जैसे निकालते हैं तो इससे एनर्जी निकलती है. एटीपी से अगर ब्रेक डाउन किया तो क्या होगा, एडीपी एंड आईपी, और क्या नहीं मिलेगा, एनर्जी. एंड दिस एनर्जी इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ एडीपी एंड फॉलोड बाय एएमपी. दैट्स व्हाई एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना टॉपिक. एक और छूट गया अगर हो, आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो मैं बताता हूँ. फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये देखिए. यहाँ पर एक फॉस्फोरस एलिमेंट होता है, एटम बोल सकते हैं इसको ऑक्सीजन अटैच्ड है, और इस पैटर्न से OH OH और यहाँ पे भी OH, और ये H जनरली यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये आयनिक स्टेट में होता है, ऑल्सो नोन एज PO4 ट्राई नेगेटिव, और वी कैन से इसको हम बोलते हैं H3PO4. H3 मतलब ऐसा, इसका सिंपल नाम है H3PO4. ओके, और H2PO4 मतलब जब ये सब देखिए, अब ये क्या होता है, ये फॉस्फेट दो आते हैं, एक दूसरे को अटैच होते हैं, तो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. इस तरीके से एटीपी में फॉस्फेट अटैच होते हैं और रिमूव भी होते हैं. और एटीपी से क्या बनता है, एडीपी. एडीपी से क्या बनेगा, एएमपी. लेकिन इसका ही रिवर्सल कब होगा, जब एनर्जी अवेलेबल है, तो एएमपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी बाय एडिंग अ फॉस्फेट. ओके, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. फॉस्फेट ऐड किया, क्या बन गया, एडीपी. एडीपी में और एक फॉस्फेट डाल तो क्या बन सकता है, देखिए रिवर्स रिएक्शन एटीपी. लेकिन वहां पे एनर्जी देनी पड़ती, और एटीपी से जब एनर्जी निकलती है, मतलब जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती. ये एनर्जी हीट अदर फॉर्म में वापरी जाती है हमारे बॉडी में, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इट रिक्वायर्स एनर्जी, सो इट इज सर्व्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ एटीपी. ओके, उस तरीके से हम बोल सकते हैं पंपिंग ऑफ हार्ट. उसी के अलावा और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे रनिंग, कुछ भी हमको एक्सरसाइज करनी है या फिर कोई भी एक्टिविटी करनी है, वी नीड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी. एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ respiration or respiration. So this was all about the how energy released during the respiration is stored. It is stored in the form of ATP, and if there is a case like we are having a large diet, or we can say a high protein diet, at that time
इफ द बॉडी सेटिस्फाइड्स द एटीपी कंटेंट, अगर बॉडी का बहुत सारा एटीपी ऑलरेडी है तो बॉडी उसको हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर कोई उपवास करता है, जैसे फास्टिंग करता है, तो उस केस में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरे कंपोनेंट्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हम बोलते हैं उपवास रखते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी फिट रहती है, मतलब अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी बॉडी में लिपिड्स वगैरह होंगे, फैट्स होंगे, वो सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उससे एनर्जी लेना चालू हो जाता है। जैसे अगर मैंने आपके पास 3 ब्लॉक्स दिए, आपको बोला है एक ब्लॉक में काम करना है, लेकिन मैंने आपको बाद में 2 ब्लॉक दिए ही नहीं, तो आपको अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 ब्लॉक का, चलो और सिंपल करते हैं, आप पेपर लिख रहे हो और आपके पास एक ही पेज है सप्लीमेंट का और आपको 2 पेजेस चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप मुझसे और एक पेज लो। अगर नहीं रहा तो आप बुक निकालते हो, एक पेज फाड़ते हो और यूज कर लेते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या किया आपने, एक अदर फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। ओके, so this was all about energy currency of the cell. Okay students, thank you.